जय हिंद फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 5, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया का चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967, है ना। चौथा आम चुनाव जनरल इलेक्शन 1967 में, फोर्थ जनरल इलेक्शन। द ईयर 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history। तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, लैंडमार्क ईयर, है ना। In chapter 2, you read about how Congress party was dominant political force throughout the country from 1952 onwards। तो चैप्टर 2 में आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों कि टिल 1952 ऑनवर्ड, 1952 के बाद, पहले आम चुनाव के बाद, कांग्रेस भारत में एक बहुत ही डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थी, है ना। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में इसका वर्चस्व था, प्रभुत्व था। दिस ट्रेंड was to undergo significant changes with the 1967 election। तो 1967 का जो चुनाव होता है, इसमें ये जो ट्रेंड जो है, कुछ कांग्रेस का जो प्रभुत्व वाला जो ट्रेंड है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आता है। सो द टॉपिक इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस, है ना, चुनाव का संदर्भ क्या है। In the years leading up to the fourth general elections, the country witnessed major changes, है ना। तो जो कुछ साल जो चौथे आम चुनाव के जो आसपास के साल थे, उसमें बेसिकली देश में कुछ बड़े बदलाव हो चुके थे। Two prime ministers had died in quick succession, and the new prime minister, who was being seen as a political novice, had been in office for less than a year। तो क्या हुआ कि इस समय 1967 इलेक्शन से पहले हम देखेंगे कि दो प्रधानमंत्री, जैसा मैंने आपको बताया, नेहरू जी एंड शास्त्री जी, उनका क्विक सक्सेशन में 2 साल के गैप में उनका डेथ हो चुका था। 1964 में नेहरू जी, 66 में शास्त्री जी, एंड 67 में इलेक्शन हो गया। और जो नई प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो पॉलिटिकल नोवाइस थी, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, राजनीतिक अनुभव थोड़ी कम थी, है ना। सो वो और उसके बाद एज प्रधानमंत्री भी वो 1 साल से कम ही उस कुर्सी पे अभी रही थी। You will recall from the discussions in chapter 3 and in and in the previous section of this chapter that the period was fraught with grave economic crisis resulting from successive failures of monsoon, widespread drought, decline in agricultural production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports, combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development। बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि उस समय का जो दौर था, है ना, वो काफ़ी आर्थिक रूप से वो संकट वाला समय था, है ना। घोर आर्थिक संकट हमारे देश में मंडरा रहा था कि किन चीज़ों के कारण। मॉनसून का फेलियर हो गया था, मॉनसून असफल रहा था, काफ़ी वाइड स्प्रेड ड्रॉट रह चुकी थी पूरे देश में, है ना। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कृषि उत्पादन में काफ़ी कमी आ चुकी थी। फूड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, मतलब हमारे देश में जो दूसरे देश के लिए जो डॉलर के अगेंस्ट जो पैसे होते हैं, रखे रहते हैं डॉलर हमारे देश में, या दूसरे देश के फॉरेन करेंसी जो हमारे रिजर्व में होते हैं, स्टॉक में होता है, तो वो फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, है ना, इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन लेवल में उसमें भी काफ़ी ड्रॉप आ चुका था। एक्सपोर्ट्स में कमी आ चुकी थी, एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में काफ़ी बढ़ावा हो गया था 2 वॉर के कारण, एंड डाइवर्जन। और जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था, उसको उस वहाँ से काफ़ी कुछ डाइवर्ट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ ऑल दिस एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो प्लानिंग का प्रोसेस था, उससे काफ़ी रिसोर्सेज को इधर उधर करना पड़ा था। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग समय था, है ना, और इकोनॉमिकली ये बहुत ही क्राइसिस वाला समय था। One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee under what was seen to be pressure from the US। तो एक सबसे बड़ा डिसीजन जो था इंदिरा गांधी सरकार का, कि वो मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर देती है, इंडियन रूपी जो भारतीय रूपी है उसका डिवैल्यूएशन कर देती है ना। और ये ऐसा माना जा रहा था कि यूएस के दबाव में ऐसा करना है। डिवैल्यूएशन क्या है दोस्तों, मैं अगले लाइन में समझाता हूँ। अर्लियर $1 कुड बी परचेज्ड फॉर लेस देन ₹5। आफ्टर डिवैल्यूएशन इट कॉस्ट मोर देन ₹7। तो पहले $1 को खरीदने के लिए भारत को ₹5 लग रहे थे, मतलब ₹5 बराबर $1 हो रहा था। अब ₹7 बराबर $1 कर दिया गया, मतलब रुपये का वैल्यू गिर गया ना। पहले ₹5 में आप $1 खरीद लेते थे, अब आप ₹7 देकर $1 खरीद रहे हैं।
तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रुपया का वैल्यू थोड़ा कम हो गया है ना। $1 के लिए $5 लग रहा था, अब $1 के लिए आपको ₹7 लग रहा है। तो ये डिवैल्यू करना पड़ा। ऑफ कोर्स ये माना जाता है कि यूएस का थोड़ा दबाव था, उस कारण से करना पड़ा। और ये मैं आपको अगर इकोनॉमिक्स के लेक्चर जब मैं लूँगा तो शायद उसमें मैं उस समय मैं आपको क्लियर करूँगा कि हाउ डज़ इट अफेक्ट डिवैल्यूएशन जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कैसे असर पड़ता है, इसका डिटेल में मैं वहाँ समझाऊंगा। यहाँ पे आप मान लीजिए कि उसको डिवैल्यू कर दिया गया, ₹5 का $1 था, ₹7 का $1 कर दिया गया, एंड दिस वाज मेनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट। इससे थोड़ा एक्सपोर्ट में हमारा फ़ायदा होता है। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। तो ये जो आर्थिक सिचुएशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, है ना, ये ऑफ कोर्स ये प्राइस राइज को ले जनरेट कर दी, है ना, महंगाई बढ़ गई। सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कार्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, अगेंस्ट किसके खिलाफ? प्राइस राइज के अगेंस्ट, है ना। वो हो गया एसेंशियल कमोडिटीज, जो ज़रूरत की चीज़ें उसकी दाम बढ़ गई, फूड की कमी हो गई, फूड स्कार्सिटी हो गया देश में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, एंड ओवरऑल कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही विकट थी। तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। बंद्स एंड हड़ताल्स वेयर कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश भर में आए दिन बंद और हड़ताल होने लगे। द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट्स एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नॉट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। तो जो सरकार थी उसने इस बंद हड़ताल को ऐसा देखा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। और ये एक्चुअली उसको ऐसा नहीं देखा गया कि यार ये जनता के प्रॉब्लम्स का एक एक्सप्रेशन है, जनता की प्रॉब्लम्स का एक अभिव्यक्ति है, ऐसा नहीं देखते हुए सरकार इसको समझ गई कि मान ली कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। दिस फर्दर इंक्रीज्ड पब्लिक बिटरनेस एंड री इन्फोर्स्ड पॉपुलर इंटरेस्ट अनरेस्ट। तो ऑफकोर्स एक तो पहले से जनता नाखुश, ऊपर से जब आप विरोध कर रहे हैं तो आप उसको लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का प्रॉब्लम मान ले रहे हैं। और तो ये ऑफकोर्स ये जनता के बीच में जो बिटरनेस थी, है ना, ये और बढ़ा दी, और जो जनता के बीच में अनरेस्ट था उसको भी और ये मजबूती प्रदान कर दिया। So the communist and socialist parties launched struggles for greater equality। तो जो ऑफ कोर्स ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है और जो सोशलिस्ट पार्टी है, इन्होंने लॉन्च कर दिया इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल, संघर्ष जारी कर दिया। यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट हाउ ए ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट्स हु सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट टू फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेड आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट एजिटेशंस। तो हुआ क्या, आगे अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट था, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक नया फैक्शन निकलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, है ना। सो नाउ अगले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से एक नया फैक्शन निकलता है, और वो है CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये CPI-ML क्या करती है, आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल, है ना, एंड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट एजिटेशंस। तो जो किसानों का ऑर्गेनाइज तरीके से एजिटेशन और आर्म सशस्त्र एग्रीगेरियन स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है। सो दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम रॉयट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और ये समय आज़ादी के बाद का मतलब बहुत कुछ लिमिट, मतलब कुछ गिने चुने जो बहुत ख़राब हिंदू मुस्लिम राइट्स है ना, जो वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके का हिंदू मुस्लिम राइट्स है, उन उसको भी विटनेस करता है। उस समय ऐसा भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट नाउ टॉपिक इज नॉन कांग्रेसिज्म। इसका मतलब क्या दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद, है ना, नॉन कांग्रेसिज्म, विदाउट कांग्रेस। सो दिस सिचुएशन could not have remained isolated from party politics in the country। तो ये जो पूरे देश में सिचुएशन चल रहा था, ऑफ कोर्स ये देश की जो राजनीतिक उथल पुथल मतलब पार्टी पॉलिटिक्स इससे आइसोलेट नहीं रह सकती। ऑफ कोर्स देश में इतना उथल पुथल चल रहा है। अपोजिशन पार्टीज वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट्स, है ना, एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी, विपक्ष की पार्टियां थी, वो ऑफ कोर्स मौका का अपना भुनाएगी, और ये पब्लिक प्रोटेस्ट जो जनता का प्रोटेस्ट है, ये ऑफकोर्स और अपोजिशन का लोकतांत्रिक राइट भी है, तो पब्लिक का जो प्रोटेस्ट था उसमें फोर फ्रंट से लीड कर रही थी, है ना, एंड ये सरकार पे दबाव डाल रही थी। पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। तो जो विपक्ष की पार्टियां थी उनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ, उनको ऐसा समझ में आया
कि जो हम लोग आपस में जो चुनाव लड़ते हैं और उसमें हमारा वोट बट जाता है, डिवीजन ऑफ वोट हो जाता है, तो कांग्रेस पावर में आ जाती है। क्योंकि इंडिया में क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्लास 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके टॉपिक में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती है क्योंकि बाकियों का वोट बट जाता है। दस पार्टीज दैट वेर इंटायरली डिफरेंट एंड disparate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats in others। तो क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टियां, है ना, जो आपस में बहुत ही डिफरेंट है और एकदम डेस्परेट है, दोनों से एकदम अलग है आपस में, वो पार्टियों में उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो प्रोग्राम है ना, ये पूरा अलग है, बट वो एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाते हैं और एक साथ हो जाते हैं, है ना। ये पार्टियां एंटी कांग्रेस फ्रंट बना के एक साथ हो जाती हैं कुछ राज्यों में, और वो आपस में सीट शेयरिंग या इलेक्टोरल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। तो उनको ऐसा लगा कि जो प्रधानमंत्री है वो थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी लगा, और ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर काफ़ी गुटबाज चल रहा, फैक्शनलिज्म है, तो ये उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लगा कि हम कांग्रेस सरकार को टॉपल कर सकते हैं, पलट सकते हैं। The socialist leader Ram Manohar Lohia gave this strategy the name of non-congressism। तो एक समाजवाद के बहुत बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया। तो लोहिया जी ने एक नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद का एक स्ट्रैटेजी बनाया। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए थियोरेटिकल आर्गूमेंट इन इट्स डिफेंस। Congress rule was undemocratic and opposed to interests of ordinary poor people. Therefore, the coming together of non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people। तो उनका एक इस पे एक थियोरेटिकल आर्गूमेंट भी अपने बचाव में, जब वो नॉन कांग्रेसिज्म की अलग अलग पार्टी, जो धुर विरोधी पार्टीज थी, जो डायगोनली अपोजिट थॉट प्रोसेस एंड आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज थी, उनको ज्वाइन करते वक्त उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया थियोरेटिकली कि कांग्रेस जो है, ये जो कांग्रेस की जो रूल थी वो गैर लोकतांत्रिक थी, अनडेमोक्रेटिक थी, एंड जो कांग्रेस पार्टी है उनका, राम मनोहर लोहिया जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता, आम गरीब जनता के जो हित है उसके खिलाफ में, अनडेमोक्रेटिक है एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ बने। सो देयर फॉर, इस कारण से जो नॉन कांग्रेस की पार्टीज है, जो कांग्रेस को छोड़कर जो बाकी पार्टियां हैं, उनका एक साथ आना एक जरूरत है। कमिंग टुगेदर इज ए नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग। तो जनता के लिए, लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए इन पार्टियों को, जो नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं, गैर कांग्रेस पार्टियां, इनको एक साथ आना जरूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, इलेक्टोरल वर्डिक्ट। It was in this context of heightened popular discontent and the polarization of political forces that the fourth general elections to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, है ना, जहाँ पे पूरे देश में पॉपुलर डिसकंटेंट, चारों तरफ, है ना, असंतोष की भावना बढ़ी हुई है, एंड पॉलिटिकल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुका है, जैसा मैंने बताया। तो ऐसे माहौल में चौथा आम चुनाव होता है लोकसभा के लिए, और कुछ राज्यों में स्टेट असेंबलीज में भी ये चुनाव होता है फरवरी 1967 में। तो कांग्रेस वॉज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये बड़ी बदलाव ये थी कि ये पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, है ना, जिसमें नेहरू नहीं थे। द रिजल्ट्स जोल्टेड द कांग्रेस एट बोथ नेशनल एंड स्टेट्स लेवल, है ना। तो जो इसके चुनाव के परिणाम आते हैं, ये कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का देता है। Many contemporary political observers described the election results as a political earthquake। तो उस समय के समकालीन बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे, है ना, वो इस इलेक्शन रिजल्ट को ऐसे कहते हैं कि एक राजनीतिक भूकंप आ गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952। तो कांग्रेस जीत जाती है, मैनेज कर लेती है, लोकसभा में बहुमत तो हासिल कर लेती है, बट इसका जो लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स, इसकी सीट्स आज तक की सबसे कम सीट हो जाती है, और जो वोट भी है ना, वोट परसेंटेज 1952 से अभी तक सबसे मिनिमम वोट परसेंटेज आ जाता है। हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वेयर डिफिटेड। इंदिरा गांधी कैबिनेट के आधा मिनिस्टर्स हार जाते हैं। The political stalwarts who lost in their constituencies
है ना, इंक्लूडेड कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी साहा इन बिहार। तो बहुत सारे जो दिग्गज नेता है, राजनीतिक दिग्गज है, स्टॉलवर्ड्स हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। जैसे कि कामराज तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता, मैं आपको पहले भी डिस्कस किया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे जब नेहरू जी का डेथ हुआ, तो वो हार जाते हैं। एस के पाटिल महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, एस के पाटिल जी, ये हार जाते हैं। वेस्ट बंगाल के अतुल्य घोष जी हार जाते हैं एंड बिहार के केवी साहे जी हार जाते हैं। सो दिस टॉल लीडर्स है ना, ये चुनाव हार जाते हैं। The dramatic nature of the political change would be more apparent to you at the state level, है ना। तो ये कह रहा है कि बेसिकली जो पॉलिटिकल बदलाव आया, जो राजनीतिक बदलाव आया, जो इसकी जो नाटकीय स्थिति थी, ये राज्य के स्तर पे ज़्यादा दिखेगा। तो कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन एज मेनी एज 7 स्टेट, लगभग 7 राज्यों में कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त करती है, हार जाती। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट, और 2 राज्यों में है ना दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। व्हाट इज डिफेक्शन, व्हाट इज दल बदल, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि दल बदल दोस्तों, इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोई नेता है जो किसी एक पार्टी के सिंबल पे जीत कर आया, लाइक सपोज दैट कि वो कांग्रेस से टिकट लिया और कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर जीत गया, बट जीतने के बाद वो अपनी पार्टी बदल कर किसी और पार्टी में चला गया कि मैं इस दूसरे पार्टी में हूँ, तो उसने दल बदल लिया। तो वहाँ पे कांग्रेस की पहले जीती, सपोज दैट 100 है, 100 एमएलएज होने हैं, पूरे एमएलएज की संख्या 100 है, उसमें कांग्रेस सपोज दैट 50 जीतती है, तो बहुमत है। जस्ट एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि बहुमत है, बट उसके 10 निकल के अगर दूसरे में चल गए तो 40 हो गई, अल्पमत में आ गई। सो जिसको हम डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदल बोलते हैं। सो इन 2 अदर स्टेट्स, 2 राज्यों में, जो राज्यों में डिफेक्शन होता है, ये सरकार, इसके कारण सरकार नहीं बना पाती है। These 9 states where the Congress lost power were spread across the country, और ये 9 राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती, कांग्रेस हार जाती, ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। ये कौन कौन से राज्य थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। तो ये ऑलमोस्ट देखिएगा कि इनका पूरा पैन इंडिया ये पार्टियां फैली हुई थी। इन मैड्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिलनाडु, रीजनल पार्टी द द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, है ना, डीएमके केम टू पावर बाय सिक्योरिंग ए क्लियर मेजोरिटी। तो आज का जो तमिलनाडु उस समय मद्रास स्टेट था, वहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एक क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में आ जाती है, वो मेजोरिटी प्राप्त कर लेती है। The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as official language. तो हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जाता है ना। तो हिंदी जो राजभाषा के रूप में होता है, तो इसके कारण, हिंदी के जो राजभाषा होने के कारण वहाँ एंटी हिंदी एजुटेशन होता है ना, स्टूडेंट्स के द्वारा। एंटी एजेंट केंद्र सरकार करती है, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, हिंदी को एक राजभाषा बना देती है केंद्र सरकार, तो इसके अगेंस्ट में एंटी हिंदी एजुटेशन होता है मद्रास स्टेट में, और इस प्लैंक पे, इस चुनावी मुद्दे से डीएम के सत्ता में आती है। This was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any state. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था दोस्तों भारत में कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, जो कांग्रेस नहीं है, कोई अन्य पार्टी मेजोरिटी प्राप्त करती है किसी राज्य में अपने दम पे। इन द अदर 8 स्टेट्स कोलिशन गवर्नमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज वर फॉर्म, और 9 में से जो बाकी 8 राज्य थे दोस्त, वहाँ पे एक गठबंधन की सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनती है ना, जहाँ पे मतलब 2-3 पार्टियां मिलकर बनाते हैं। तमिलनाडु दैट टाइम मैड्रास, उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्टी अपना डीएमके जो है वो खुद बहुमत लेके आ जाती है। पहली पार्टी भारत में जो किसी राज्य में बहुमत लेके आती है, डीएमके। So a popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. तो एक उस समय कहावत थी एक कि दिल्ली से हावड़ा को अगर ट्रेन लेके जाता है तो वो बिना किसी कांग्रेस रूल्ड स्टेट के, बिना किसी कांग्रेस के शासित राज्य से गुजरे हुए वो पहुंच सकता है ना। इट वॉज ए स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु वेर यूज्ड टू सीइंग द कांग्रेस इन पावर एंड सो वॉज द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस ओवर। तो ये
एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग थी, अद्भुत फीलिंग थी, क्योंकि अभी तक लोगों को कांग्रेस में सिर्फ सत्ता, कांग्रेस को सत्ता में देखने की आदत थी, है ना, बिना कांग्रेस की सत्ता की आदत नहीं थी। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेंज फीलिंग थी कि आप दिल्ली से कैलकाटा चले जा रहे हैं, हावड़ा चले जा रहे हैं, और आप सारे गैर कांग्रेस शासित राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है दोस्तों, क्या कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो खत्म हो गया? ये सवाल बनता है, आगे देखेंगे। सो जस्ट मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से अगर कैलकाटा जाएंगे दोस्तों, तो आप कौन कौन से राज्य से गुजरेंगे? दिल्ली से निकलेंगे, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाने के बाद आप बिहार जाएंगे। उस समय झारखंड था नहीं दोस्तों, तो बिहार ही होगा, है ना। आज के डेट में बिहार के बाद आप झारखंड में जाएंगे, झारखंड के बाद ऑफकोर्स आप वेस्ट बंगाल जाएंगे। तो बिना बिना कांग्रेस की सरकार वाली राज्य से गुजरते हुए आप दिल्ली से हावड़ा जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स कोलिशंस, है ना। कोलिशंस मतलब गठबंधन। The elections of 1964 brought into picture the phenomenon of coalitions। तो जो 1967 के जो इलेक्शन था वो कोलिशन, गठबंधन का जो प्रोसेस है, गठबंधन की जो फेनोमेनन है ना, ये जो परिघटना है, इसको सामने लाया। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, है ना। तो होता क्या दोस्तों कि बहुत सारे राज्यों में मैंने आपको बताया कि कोई सिंगल पार्टी बहुमत लेके नहीं आती है ना। तो एक ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, है ना, ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बनता है, संयुक्त विधायक दल बनता है ना, संयुक्त विधायक दल बनता है, और वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार। दैट इज़ वाई दिस गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट्स। तो इसलिए इनको, इन सरकार को, है ना, गैर कांग्रेसी सरकारों को, संयुक्त विधायक दल की जो सरकार होती है, इसको एसवीडी पार्टी कहा जाता है, एसवीडी सरकार कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द कोलिशन पार्टनर्स वेयर आइडियोलॉजिकली इनकंग्रुएंट। क्या करा कि इसमें बहुत सारे समय बहुत सारे जो ऐसे थे, अधिकतर मामले ऐसे थे कि इसमें जो सरकार के जो घटक दल थे वो विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से टोटली भिन्न थे, देर वेर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। द एसवीडी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंस्टेंस इंक्लूडेड द टू सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी एंड द पीएसपी along with सीपीआई ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट। तो जो एक एग्जाम्पल बता रहा है कि जो बिहार की संयुक्त विधायक दल की जो पार्टी बनी थी, सरकार बनी थी, उसमें दो तो सोशलिस्ट पार्टीज थी, एसएसपी एंड पीएसपी, और उसके साथ सीपीआई भी था लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की पार्टी जनसंघ थी, है ना। जनसंघ इज राइटिस्ट, लेफ्ट सीपीआई इज लेफ्ट। In Punjab, it was called the Popular United Front and comprised the two rival Akali parties at that time, Sant Group and the Master Group, with both the communist parties, the CPI and the CPIM, the SSP, the Republican Party and Bharatiya Janata। तो पंजाब में जो था उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोलते हैं, जो पंजाब में गठबंधन बनी थी उसका नाम पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था। और ये दो अकाली पार्टी जो आपस में एक दूसरे के राइवल थे, कॉम्पिटिटर थे, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, ये दोनों साथ में आ गए थे। इनके साथ और कौन थे? दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई भी और सीपीआई-एम भी, और एसएसपी भी थी, रिपब्लिकन पार्टी भी थी, और भारतीय जनसंघ भी थी। तो आप देख रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली बहुत ही डिफरेंट पार्टीज जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सब मिलकर सरकारें बना रही थी कोलिशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड डिफेक्शन। सो अनदर important feature of the politics after 1967 election was the role played by defections in the making and unmaking of governments in the state। तो डिफेक्शन मतलब दल बदल। तो एक अनदर फीचर, एक इंपॉर्टेंट फीचर था 1967 के बाद की राजनीति का, एक बहुत बड़ा फीचर था कि इलेक्शन वाज रोल प्लेड बाय डिफेक्शन। तो सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा दल बदल हो रही थी, है ना। मैंने आपको जैसे समझाया था दोस्तों कि आप किसी और पार्टी के टिकट पे, सिंबल पे आप चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं, और जीतने के बाद आप अपना, जब आप विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं, आपके अपने अलायंस किसी और पार्टी के साथ कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अब इस पार्टी में रहूँगा। तो उस जिस पार्टी से आप जीत गए हैं उसकी संख्या घट जा रही है, और जिस पार्टी से आप नहीं जीत गए हैं उसकी संख्या बढ़ा दे रहे हैं। तो ये दल बदल काफ़ी होना स्टार्ट हो गया, डिफेक्शन होने लगा राज्यों में। डिफेक्शन मीन्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही सी वाज इलेक्टेड एंड ज्वाइंस अनदर पार्टी। ये मैं समझा दिया हूँ आपको दोस्तों, डिफेक्शन का मतलब क्या है, जस्ट इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। After the 1967 general election, the breakaway Congress legislators played an important role in installing non-Congress governments in the three states,
हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। कह रहा 1967 के जो आम चुनाव हुए उसके बाद जो कांग्रेस के जो ब्रेक अवे टूटे हुए जो लेजिस्लेटर थे, विधायक थे, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन सर कांग्रेस सरकार। तो जो कांग्रेस के जो विधायक थे वही टूट कर गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे 3 राज्यों में कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में उनके ही विधायक जीत कर आए और उनकी पार्टी छोड़ के गैर कांग्रेस सरकार बनाने में आगे। The constant realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression आया राम गया राम। तो ये जो कांस्टेंट लगातार रीअलाइनमेंट पार्टीज के साथ, कभी इधर अलाइंड है कभी उधर अलाइंड है, या पॉलिटिकल लॉयल्टीज आप जो इधर से उधर शिफ्ट कर रहे थे नेतागण, लेजिस्लेटर्स, विधायकगण, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन उस समय आया था, आया राम गया राम बात आई कहा गया था, तो उसको राइज करता है। सो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाता है। जय हिंद।